हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज है हमारी क्लास 29 जिसमें हम बात करेंगे पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के बारे में कि क्या होता है पर्सनैलिटी, क्या होते हैं इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स और कौन सी थ्योरीज हैं जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड दी गई हैं जिनसे आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लस ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं कि हम फ्री में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे। प्लस हर संडे हमारा टेस्ट होता है एट 5 PM। तो जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज एनरोल होइए और नंबर पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं पर्सनालिटी के बारे में। अच्छा हाँ, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से लास्ट 2 दिन से क्लास नहीं डल पाई थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे से कोई ऐसा एरर ना हो ताकि आपकी पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस कभी ना रुके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो जाए। तो आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि ऐसा एरर दोबारा से ना आए। हमारी तरफ से तो खैर यही कोशिश रहती है हमेशा, पर कभी कभी आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है साइकोलॉजी के लैंग्वेज में। अभी आप क्या करते हैं कि आप कभी भी देखते हैं किसी पर्सन को कि अरे वाह, उसकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, वो कितना स्मार्ट दिखता है, वो कितनी ब्यूटीफुल है। तो आपके लिए क्या है, पर्सनालिटी सिर्फ लुक से मैटर करती है ज्यादातर। उसने कैसे कपड़े पहने हैं या फिर वो कैसा दिखता है, तो आम लैंग्वेज में हम पर्सनालिटी उसे बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं कि साइकोलॉजी में पर्सनालिटी क्या होती है, तो देखो जैसा वो दिखता है, जैसे उसने कपड़े पहने, ये तो पर्सनालिटी के अंदर आता ही है। लेकिन उसकी हाइट कैसी है, उसका फिगर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरीके से किसी के साथ बिहेव करता है, या फिर मैं कहूँ कि उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में रिएक्ट करता है। हर एक चीज पूरी मिल के पर्सनैलिटी बनाती है किसी भी पर्सन की। तो यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, मैंने क्या क्या बात करी अभी आपसे। व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या आ गया कि सबसे पहले कि उसके फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, यानी कि उसका शारीरिक व्यक्तित्व कैसा है, वो इसके अंदर आ जाएगी। दूसरा, इसके अंदर उसकी मेंटल एबिलिटीज कैसी है, मतलब वो थोड़ा स्लो है सीखने में, या फिर इंटेलिजेंट है, या फिर आप कह सकते हैं रिटार्डेड है, वो चीज भी पर्सनालिटी के अंदर आती है। अगला, वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये चीज भी पर्सनालिटी के अंदर आती है। उसके क्या इंटरेस्ट है किसी पर्सन के, ये भी पर्सनालिटी के अंदर ही आता है। एंड अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से वो चीजों पर रिएक्ट करता है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो ये चीज भी पर्सनालिटी के अंदर आती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि पर्सनालिटी जो है इन सब का टोटल होता है। सम टोटल ऑफ ऑल दी सिचुएशन इज नोन एज पर्सनालिटी। और ये सारी चीजें एक साथ मिलकर किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को बनाती हैं। ठीक है, यहां से क्लियर है आपको? पर्सनालिटी का मतलब बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, अगर कोई कंफ्यूजन है पर्सनालिटी के मतलब में तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब बात यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या समझाया था कि पर्सनालिटी के अंदर सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही चीज लिखी गई है। एग्जाम्पल आपके लिए और देगी कि कोई भी पर्सन किस तरीके से सोचता है, ये भी पर्सनालिटी के अंदर आता है। कोई किस तरीके से फीलिंग्स है उसकी, मतलब कि किस तरीके से फील करता है चीजों को, मतलब कोई किसी से प्यार से बात करता है, कोई किसी के साथ गुस्से से बात करता है, ये भी पर्सनालिटी के अंदर आता है। या फिर किसी का बिहेवियर कैसा है, मतलब मस्ती में झूमना या फिर थोड़ा सा चुप चुप रहना, सबके साथ लड़ाई झगड़ा करना, यानी कि सारी की सारी चीजें ये हमारी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को बनाती हैं। तो यहाँ से आई होप सो कि आपको पर्सनालिटी का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनालिटी की, यानी कि व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, क्या खास है पर्सनालिटी में। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है यह है कि पर्सनालिटी डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब होता है कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो गतिशील होता है, यानी कि ये एक निरंतर कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है।
किसी पर्सन की पर्सनैलिटी पूरी की पूरी लाइफ में एक जैसी नहीं होती है, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे अंतर आते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि पर्सनैलिटी हर एक चीज से मिलके बनती है। कभी किसी की अपीयरेंस हमें ज्यादा अच्छी लगती है देखने में, कभी किसी की अपीयरेंस थोड़ी धीरे धीरे टाइम जैसे गुजरता रहता है थोड़ी कम मतलब कि प्लीजिंग हो जाती है, तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। या फिर किसी के बिहेव करने के तरीकों में भी चेंज आता रहता है, तो उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है। तो यहाँ से आपको क्या चीज क्लियर होती है कि जो पर्सनालिटी है वो डायनेमिक है, यानी कि गतिशील है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है कि पर्सनालिटी जो है सबकी यूनिक होती है, यानी कि विशिष्ट होती है। अब आप देखेंगे कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक पर्सन की अलग पर्सनालिटी है। किसी का भी व्यक्तित्व दूसरे के साथ नहीं मिलता है पूरी तरह। 2-3 चीजें तो कॉमन निकल सकती हैं, लेकिन पूरी की पूरी पर्सनालिटी किसी की एक जैसी सेम नहीं होती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि पर्सनालिटी जो है वो यूनिक होती है। तीसरा कि पर्सनालिटी एज अ होल काम करती है, यानी कि एक रूप में। अभी मैंने आपको क्या बताया था पर्सनालिटी के बारे में कि पर्सनालिटी क्या है, सब चीजों से मिलके बनती है, और हर एक चीज को जब हम एक साथ देखते हैं तो वो किसी भी एक पर्सन की पर्सनालिटी बनाती है। तो यानी कि एक रूप में पर्सनालिटी काम करती है। अगला है यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि आत्मचेतना। पर्सनालिटी में हमें खुद के बारे में पता चलता है, हम सेल्फ के बारे में कॉन्शियस रहते हैं कि अच्छा नहीं है, मैं तो सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा मैं आज कैसे कपड़े पहनूं कि मैं सबके सामने बहुत सुंदर लगूं, या फिर मैं कैसे कितनी मेहनत करूं कि मेरे अंदर ये बात आ जाए कि मेरे एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन अपने बारे में कॉन्शियस रहना कि मैं किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करूं या मेरे अंदर क्या चीजें हैं वो मैं जानूं, तो ये चीज आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस में। अगला है एडजस्टेबल। जो पर्सनालिटी होती है बच्चों वो एडजस्टेबल होती है, यानी कि समायोजन होता है उसमें। अब यहां से आप क्या समझते हैं कि पर्सनालिटी एडजस्टेबल है। अब आप देखेंगे आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप अपना बिहेवियर उसी की तरीके से चेंज कर लेते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को कई बार हावी नहीं होने देते हैं। सपोज मैं अपने ग्रुप जो है वो अलग लोगों का है थोड़ा, और मेरी फैमिली में थोड़ी अलग नेचर के पर्सन रहते हैं, तो मेरे फैमिली के साथ जो मेरी पर्सनालिटी होगी वो अलग होगी, और बाहर वाले लोगों के साथ जो मेरी पर्सनालिटी होगी वो अलग होगी। यानी कि मैं अपनी पर्सनालिटी को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ। इसी को बोलते हैं हम पर्सनालिटी एडजस्टेबल। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो पर्सनालिटी है बच्चों वो पर्सोना वर्ड से निकल के बनी है। पर्सोना का मतलब होता है जहां पर जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो एक मुखौटा, एक मास्क पहन के किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। तो पर्सनालिटी भी क्या होती है, एक तरीके से हमारे मुंह के ऊपर मुखौटा है। कभी भी आप देखना, आप बाहर जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पूरे रियल नहीं होते, आपके मुंह पे एक मुखौटा होता है। कई बार हम उदास होते हैं लेकिन हम दिखाएंगे खुश है, कई बार हम परेशान होते हैं लेकिन हम दिखाएंगे कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही एक तरीके से हमारी पर्सनालिटी का मास्क है। इसलिए आपको पता होना चाहिए पर्सनालिटी पर्सोना वर्ड से निकल के बना है, जिसका मतलब होता है मास्क, यानी कि मुखौटा। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व है वो प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? ये होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, यानी कि जैविक और वातावरण का। अब कैसे? क्योंकि देखो हमारे अंदर जो भी पर्सनालिटी होती है, कई चीजें तो हमें हेरिडिटरी यानी कि जैविक रूप से मिलती है हमारे पेरेंट्स से। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरी शक्ल कैसी होगी, मेरा हाइट कैसी होगी, मेरा थोड़ा सा बोलने का तरीका कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं चीजें हमें हमारे पेरेंट्स से हेरिडिटी में मिली होती है, और ये चीजें भी हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है। दूसरा है एनवायरनमेंट। जब हम लोगों से मिलते हैं, अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हम बिहेव करने के तरीके सीखते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं ताकि हम थोड़ा सा और बेहतर अपीलिंग बन सके, लोगों के सामने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो यहाँ से भी हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ क्या कि जो पर्सनैलिटी है वो प्रोडक्ट होती है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको 3 चीजें लिखी हैं कि कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। यहाँ पर भी सेम मैं आपको वही चीज बताऊंगी, बस टर्म्स अलग है कि पर्सनैलिटी के अंदर
इन तीनों जो पॉइंट्स हैं इनका सम होता है। जैसे कि कॉग्निटिव यानी कि जो आपकी मेंटल रिलेटेड एबिलिटीज होती हैं वो आती है, यानी मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो आती है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक में। अब जो कॉग्निटिव है यहाँ पर आती है आपकी फिजिकल रिलेटेड जो एबिलिटीज होती हैं, और अफेक्टिव में आती हैं जो आपकी इमोशन से रिलेटेड एबिलिटीज होती हैं। तो अभी आपको ये चीजें मैंने पहले भी बता दी थी कि हमारी पर्सनालिटी में सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ ऐसी टर्म्स देखने को मिले कि क्या कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव तीनों चीज मिलकर पर्सनालिटी को बनाती हैं, तो आपका आंसर वहां पर हमेशा यस होगा कि ये तीनों चीजें मिलके किसी भी एक पर्सन की पर्सनालिटी को फॉर्म करती है। तो यहाँ से आपको पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी के टॉपिक के बारे में, जो कि है यहाँ पर फैक्टर्स, कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से कारक हैं जो किसी एक पर्सन की पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व पे प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। अब आप देखिए, हम जो शिक्षा लेते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो लिटरेट पर्सन होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, वो थोड़ा सा सोच समझ के या फिर पर्सनालिटी उनकी अलग होती है। मैं ये नहीं कह रही कि जो इलिटरेट होते हैं उनकी पर्सनालिटी नहीं होती है, लेकिन मैं बस ये बात कर रही हूँ कि एजुकेशन जो है हमारी पर्सनालिटी को और ज्यादा अच्छे तरीके से निखारने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज क्लियर है। दूसरा है कि हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा होगा, यानी कि हमारा परिवार का वातावरण कैसा होगा, वो भी डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी। अब सपोज माने कि एक फैमिली में है जहां पर लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक फैमिली है जो एक साथ मिलके रहती है, एक दूसरे से प्यार से बात करती है, हमेशा एक दूसरे की मदद करती है। तो आप देखना कि दोनों परिवार में जो बच्चे पल रहे होंगे उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो यानी कि हमारा जो परिवार का वातावरण होता है वो हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है। तीसरा है यहाँ पर कल्चर, कल्चर यानी कि संस्कृति। अब आप देखिए, हम सब अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। आप सपोज मान लीजिए कि जो मतलब मैं जिस कल्चर से बिलोंग करती हूँ, मेरे यहाँ पर कुछ अलग रीति रिवाज फॉलो होते हैं, कुछ अलग त्यौहार होते हैं, तो मेरी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं वो चीजें आएंगी। अगर मेरा कोई फ्रेंड है वो किसी और कल्चर से बिलोंग करता है, उसके अंदर उसके वहाँ पे कोई और रीति रिवाज होंगे, किसी और तरीके का फूड उनके वहाँ खाया जाता होगा, कोई और उनके वहाँ त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते होंगे, तो उसकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी से अंतर करेगी, जो हमारे ऊपर फर्क डालती है। अगला है यहाँ पर रिलीजन थॉट्स, यानी कि जहां पर हम थोड़ा सा रिलीजन में घुस जाएं कि मैं तो भगवान में बहुत मानती हूँ, आस्था में बहुत मानती हूँ, मैं तो आस्तिक हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी अलग हो गई। और अगर मैं कहूँ कि मेरी बहन है वो बिल्कुल भी रिलीजन में नहीं मानती, तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही मेरे से डिफरेंस होगी। तो यानी कि जो रिलीजन है वो भी हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है। अब आप देखिए, जो साधु संत होंगे और जो हम हैं, हमारी पर्सनालिटी में कितना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और उनका थोड़ा सा एक अलग रास्ता है भगवान को मानने का। तो इसलिए रिलीजन हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क डालती है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्क प्लेस एनवायरमेंट, यानी कि जहां पर हम जाके काम करते हैं वहां का वातावरण कैसा है, वो एनवायरमेंट कैसा है, वो भी हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है। अब जैसे कि अगर सपोज आप स्कूल में जाके लगेंगे, और आई होप तो आप सब लगेंगे, तो आपके जैसा पीयर ग्रुप होगा या फिर आपके वर्क प्लेस में स्कूल में आपको जैसा वातावरण मिलेगा ना, अगर आप स्कूल से चिड़चिड़े होके आओगे तो आपकी पर्सनैलिटी में देखना कि हमेशा एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने वर्क प्लेस पे एंजॉय करोगे तो देखना आपकी पर्सनैलिटी में एक जॉलीपन आ जाएगा जो हमेशा सबको अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सोशल स्टेटस, यानी कि किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। अब कोई पुअर बैकग्राउंड से है, ठीक है, कोई रिच बैकग्राउंड से है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, हर क्लास में सिचुएशन अलग होती है, बच्चे को अलग अलग एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चे को अलग अलग पढ़ाई का एजुकेशन का लेवल मिलता है, बच्चे को सब कुछ अलग मिलता है। तो हर एक बच्चे की पर्सनालिटी जो है डिफरेंस होगी उस हिसाब से। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हमारा पीयर ग्रुप, यानी कि हमारे दोस्त कैसे हैं,
उससे हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तेरे तो दोस्त भी ऐसे ही है जब भी तू ऐसा है, और वहीं पर बोलेंगे देख अपने भाई को, देख उसके दोस्त कितने अच्छे हैं। जब वो घर पे आते तो मन करता है जब वो सारे आके बैठते तो, और एक तेरे दोस्त है आते तो ऐसा लगता है कि क्यों आ गए। मतलब कि क्या हो गया, हमारे दोस्त भी हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं। कहते हैं ना कि जैसा हमारा ग्रुप होगा हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो यानी कि पीयर ग्रुप जो है बहुत ज्यादा फर्क डालता है पर्सनैलिटी के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पर चाइल्डहुड मेमोरीज, हमारी बचपन की यादें। अगर हमारी बचपन की यादें बहुत अच्छी हैं तो हम जो है हमेशा मतलब खुश से रहेंगे, मतलब कोई हमारे अंदर रिग्रेट नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज में कोई ऐसा बुरा टाइम आया था जो हमारी पर्सनैलिटी पे इतना ज़्यादा प्रभाव डाल गया कि हम ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं या फिर सबसे अलग कट के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क डालती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा आई होप सो आपको कि कितने फैक्टर्स हैं जो किसी के व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ मैम मुझे क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग थ्योरीज के बारे में। अब आप ध्यान से सुनना कि पर्सनैलिटी में जो है उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है थ्योरी की। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप थ्योरी के बारे में। इसको हिंदी में भी बच्चों टाइप थ्योरी ही बोलते हैं, टाइप का सिद्धांत बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्सनालिटी की जो टाइप थ्योरी है उसके अंदर किस तरीके से लोगों को पर्सनालिटी के हिसाब से बांटा हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला, टाइप थ्योरी। तो यहाँ पर बेसिकली इंसान को बांट दिया गया है उसके शरीर के बेस पे, उसका शरीर मोटा है, पतला है, दुबला है, या फिर वो किसी से बात करता है या नहीं करता है। मतलब नॉर्मली इंसान को अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया है। तो अब हम उन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जहां पर लोगों को अलग अलग पर्सनालिटी के टाइप्स में बांट दिया गया है। तो अभी क्या चल रही है हमारी, सबसे पहले आज हम टाइप थ्योरीज के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम बाकी की थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप थ्योरी में हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों कैशमेर का वर्गीकरण। इसको बच्चों कैशमेर बोलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इंग्लिश में पढ़ने में, लेकिन आप इसको बोलते हैं कैशमेर। अब जो कैशमेर थे वो साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्मली किसी भी पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस को देख के, यहाँ पर क्या किया उन्होंने, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि शारीरिक किसी का रूप देख के उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया। मतलब ये मान लो टाइप ए हो गया, ये टाइप बी हो गया, ये टाइप सी हो गया, टाइप डी हो गया। तो यहाँ पर कैशमेर ने क्या करा, सिंपली लोगों को फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया अलग अलग टाइप में। अब पढ़ते हैं कि कैशमेर ने कौन कौन से टाइप बनाए थे फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। तो जो सबसे पहला यहाँ पर इन्होंने बनाया था वो कहते हैं साइक्निक। अब बच्चों यहाँ पे मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदी इंग्लिश यहाँ पर आप ज्यादा कोशिश करें तो इंग्लिश में ही समझिए, थोड़ा हिंदी में बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। पहला था यहाँ पर साइक्निक। अब साइक्निक कौन सी पर्सनैलिटी होती है, जिनके बहुत बड़ा मुंह होता है, छोटी सी हाइट होती है, मतलब थोड़े नाटे से होते हैं, छोटे से, मोटे से, बड़ा सा पेट, तो वो आते हैं साइक्निक के अंदर। अब उन्होंने क्या बोला कि कोई इंसान दिखने में कैसा है उसी के हिसाब से उन्होंने उसके गुण भी बता दिए कि वो अंदर से व्यवहार में या फिर गुण में कैसा होगा। तो उन्होंने बताया कि जो साइक्निक प्रकार के लोग होते हैं वो सोशेबल होते हैं, यानी कि दूसरे लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, हैप्पी गोइंग होते हैं, यानी कि हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और काम रहते हैं, यानी कि हमेशा ठंडे रहते हैं, जल्दी उन्हें गुस्सा नहीं आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एथलेटिक। जो अब देखो एथलेटिक से ही आपको क्लियर हो, जो एथलीट होते हैं यानी कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स होती हैं, चेस्ट भी एकदम ब्रॉड होते हैं, कि जो एथलीट होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उससे आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो एथलेटिक प्रकार के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, वो हमेशा ही किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों एस्थेनिक। जो एस्थेनिक होते हैं वो पतले से होते हैं, उनके शोल्डर्स भी मतलब नैरो होते हैं,
फ्लैट चेस्ट होती है, मतलब दुबले पतले आप इसको कह सकते हैं। और जो ये दुबले पतले किस्म के लोग होते हैं, इनके हिसाब से थोड़े छुए मुहे, सेंसिटिव होते हैं, अनरिजर्व्ड यानी कि दूसरों से ज्यादा बात करना ये पसंद नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है और लास्ट डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक में क्या आएगा, जो इन तीनों का मिक्सचर है वो आएगा डिस्प्लास्टिक में। अब जैसे कि यहाँ से किसी का ले ले, किसी का लार्ज हेड है लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन उसकी जो चेस्ट है वो फ्लैट है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखा, तीनों का मिश्रण दिख गया। तो यानी कि जो तीनों के मिश्रण से बने वो कहलाते हैं डिस्प्लास्टिक। और डिस्क्रिप्शन में भी यानी कि मान लो वो सोशेबल है, साथ ही में वो थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। तो यहाँ पे भी क्या वो मिश्रण आ गया। तो ये इन सब का मिला जुला मिश्रण होते हैं। तो अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, बेसिकली साइक्लिक कौन से होते हैं, जो छोटे और नाटे से होते हैं, मोटे से होते हैं, वो होते हैं साइक्लिक। एथलेटिक कौन से होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब हट्टे कट्टे होते हैं। जो मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बता रही हूँ। एस्थेनिक वो होते हैं जो दुबले पतले होते हैं। और डिस्प्लास्टिक जो इन तीनों का मिश्रण होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर है। अब आपको यहाँ पे देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए साइक्लिक जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शन ए वो सोशेबल होते हैं, ऑप्शन बी वो एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्शन सी वो सेंसिटिव होते हैं, या फिर ऑप्शन डी वो अनरिजर्व्ड होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो साइक्लिक होते हैं वो सोशेबल होते हैं। तो यहाँ से आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और इस तरीके से पीआरटी में क्वेश्चन आया भी है आपके लिए। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि समझने वाली चीजें, समझना क्या, थोड़ा सा रट्टा मारने वाली चीजें, लेकिन देखो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब पढ़ेंगे हम कि जंग ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया था लोगों का। इन्होंने बच्चों बेसिकली 3 प्रकार से लोगों को बांट दिया था। पहला है एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो बहिर्मुखी होते हैं। अगला है इंट्रोवर्ट यानी कि जो अंतर्मुखी होते हैं। और तीसरा है एम्बिवर्ट यानी कि जो मध्यमुखी होते हैं। अब ध्यान से समझना है कि कौन होते हैं एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी, कौन होते हैं इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, और कौन होते हैं एम्बिवर्ट यानी कि मध्यमुखी। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रो, यहाँ पे आप डायग्राम में क्या देख सकते हैं, मतलब जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा, मतलब कि जो सब लोगों से बात करना पसंद करे, सब लोगों के साथ मिलजुल के रहे, वो कहलाते हैं एक्सट्रोवर्ट। मतलब कि जैसे कि सब घुलना मिलना पसंद होते हैं, जो सोशल हो वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। दूसरी ही तरफ जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़े अपने आप में रहते हैं। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर जो उसके थॉट्स है वो अपने पास ही रखता है। वो अपने थॉट्स, वो क्या सोचता है वो ज्यादा किसी को बताते नहीं है, वो अंदर ही अंदर अपनी सारी बातों को रखते हैं, किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। और क्या होता है कि ये लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, और जो एम्बिवर्ट होते हैं वो इन दोनों का मिश्रण होते हैं। यानी कि कोई पर्सन जो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है वो कहलाता है एम्बिवर्ट। तो यहाँ से आपको क्लियर है, एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपने थॉट्स सबको बताएं, सबके साथ मिलजुल के पार्टी करना पसंद है, खेलना कूदना पसंद है, सबसे मिलना जुलना पसंद है, घर में अकेला रहना जिसे पसंद नहीं है। दूसरा है यहीं पे इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट यानी कि जो घर में अकेला रहना पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, अपने व्यवहार मतलब अपनी जो मन के थॉट्स होते हैं वो अपने तक ही रखते हैं। और अगला है एम्बिवर्ट यानी जो इन दोनों का मिश्रण होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं क्या हूं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, इंट्रोवर्ट हूं या एम्बिवर्ट हूं, तो बच्चों मैं एक एम्बिवर्ट हूं, यानी कि मैं मेरे अंदर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों चीज है। क्यों, मैं देखो मेरे जब फ्रेंड्स आते हैं मैं तो उनसे मिलना जुलना भी पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे पूरे टाइम ही घर से बाहर रहना पसंद है। मैं अपनी फैमिली के साथ घर में अकेला रहना भी उतना ही ज्यादा इंजॉय करती हूँ जितना मुझे बाहर अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। दूसरा, मैं अपने थॉट्स सबके साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है मैं बहुत सारे थॉट्स अपने किसी के साथ नहीं शेयर कर पाती, तो ये क्या हुआ, इंट्रोवर्ट की बात होगी। तो मैंने तो अपना बता दिया कि मैं एक एम्बिवर्ट हूँ, लेकिन अब सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो इंट्रोवर्ट है या फिर एम्बिवर्ट है। देखो मैंने अपनी चीज शेयर करी तो आप सब भी
अपनी जरूर शेयर करना। मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब कौन से टाइप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी बहुमुखी के कॉमन साइंस जान लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो मतलब कि सोशलाइजेशन यानी कि जो समाजीकरण से जिनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, पार्टी करना, जिसे बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगला है कि वो एक दूसरे से बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उन्होंने अपने जो थॉट्स हैं वो दूसरों के सामने रखे। अगला है यहाँ पर कि ये इजीली किसी के भी फ्रेंड बन जाते हैं, और कोई आके इनसे बात करे तो वो बहुत जल्दी किसी से बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इजीली किसी की फ्रेंड तो बन जाऊंगी, लेकिन अगर कोई एकदम से आए ना कि हेलो हाय और मैं मतलब कि बात करने लग जाए, मैं थोड़ी सी चुप रहूंगी, तो वहां पर मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी कोई भी चीज बांटने के लिए, फिर अपनी मन की बातें बांटने के लिए तैयार होते हैं, और इनको बहुत ज्यादा बोलना पसंद है। अब मैं एक्सट्रोवर्ट क्यों हूँ, क्योंकि मुझे बोलना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो मैं वहां भी बहुत बात करती हूँ, अपने घर में होती हूँ तो मैं वहां भी बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। तो इसलिए मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ और मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंट्रोवर्ट्स के क्या साइन होते हैं। ये लोग जो है ज्यादा पब्लिक के बीच में रहना पसंद नहीं करते, मतलब थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार क्या हो रहा है, मुझे तो बस यहाँ से निकलना है, मुझे नहीं रहना इनके बीच में, मुझे अकेले रहना है। अगला कि ये ना 2-3 दोस्तों के साथ ही खुश रहते हैं, इन्हें मतलब मजा नहीं आता कि मेरे 20-25 दोस्त हो, बस ये लिमिटेड 2-3 दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अगला कि ये जो है कई बार ना आपको लगेगा कि क्या मैं इसे समझ नहीं पा रहा, मतलब ये ऐसा क्यों करता है, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है समझने के लिए, क्योंकि यार क्या होगा कि वो अपनी बातें ही शेयर नहीं करता किसी से, तो इसलिए इंट्रोवर्ट्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगला जो इनकी सबसे खास बात होती है कि ये सेल्फ अवेयर होते हैं, इन्हें अपने बारे में सारी चीजें पता होती हैं, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट हैं, ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि अपने आप को मैं किस तरीके से इम्प्रूव करूं, तो ये सेल्फ अवेयर होते हैं। और दूसरा कि ये अकेले इंजॉय करते हैं, यानी ये सॉलिट्यूड यानी कि अकेले इंजॉय करते हैं, जैसे रीडिंग कर लिया, या फिर ये पर्सन जो है ये क्रिएटिविटी रचनात्मक गतिविधियों में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा मतलब कि मेरे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है क्रिएटिविटी, मुझे ना ड्राइंग्स वगैरह बनाना, पेंटिंग्स बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्स हूँ। तो ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, सारे बच्चे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है या फिर वो एम्बिवर्ट है। अब लास्ट जो हम टाइप थ्योरी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे वो है टाइप ए थ्योरी एंड टाइप बी थ्योरी। बच्चों इस थ्योरी के प्रतिपादक यानी कि कौन थे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने टाइप ए और टाइप बी थ्योरी को दिया था, तो बच्चों वो थे फ्रीडमैन। ठीक है, फ्रीडमैन द्वारा टाइप ए और टाइप बी की थ्योरी दी गई थी, तो आप इसको टाइप ए एंड टाइप बी थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया कि जितने भी लोग थे इन्होंने सिंपली उनको 2 टाइप में बांट दिया कि टाइप ए के जो लोग होंगे वो ऐसे ऐसे होते हैं, जो टाइप बी के लोग होंगे वो ऐसे ऐसे होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि उन्होंने टाइप ए के लोगों के बारे में क्या बात कही थी और जो टाइप बी के लोग होते हैं उनके बारे में इन्होंने क्या बात की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ए के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। इन्होंने बोला कि जो टाइप ए में लोग आते हैं वो इम्पेशेंट होते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा मतलब जल्दी से गुस्सा आ जाता है। नहीं सपोज जैसे यहाँ पे लाइन में सब खड़े हैं तो क्या हुआ, इससे वेट नहीं हो रहा कि मतलब मेरे को इतना ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, मुझसे वेट नहीं हो रहा, इम्पेशेंट होते हैं, इन्हें थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगला है यहाँ पर कि ये कॉम्पिटिटिव होते हैं। कॉम्पिटिटिव यानी कि ये हमेशा सक्सेस के पीछे भागते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पसंद होती है ताकि ये कहीं ना कहीं जाके बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन को अचीव कर सके। तो आप इसको कॉम्पिटिटिव भी बोल सकते हैं या फिर ये पर्सन अचीवमेंट के पीछे भागते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये वर्क ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी कि इन्हें मेहनत करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट है जैसे मैंने आपको बताया कि अचीवमेंट के पीछे भागते हैं। दूसरा कि इम्पेशेंट होते हैं तो ये एग्रेसिव भी होते हैं। अगला कि ये लोग ना काम के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड तो होते हैं लेकिन
ये बहुत ज्यादा वर्क का स्ट्रेस फील कर सकते, मतलब कि काम का बहुत ज्यादा ये बोझा भी अपने ऊपर फील करते हैं। तो ये होते हैं टाइप ए के लोग। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि टाइप बी के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो टाइप बी के लोग होते हैं, सबसे पहले कि ये इनको तो गुस्सा कम आता है, ये इवन टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी से ही अपना लूज नहीं खोते हैं, टेम्पर नहीं खोते हैं। अगला कि ये ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, मतलब कि कोई टेंशन नहीं लेते होते ना, अरे होमवर्क नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैडम मारी तो लेगी, क्लास के बाहर खड़ा कर देगी बस, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ करेगी, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेते, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। अगला कि जो ये टाइप बी के लोग होते हैं ये क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि देखो जिनका दिमाग शांत होता है ना वो ही क्रिएटिविटी करते हैं। अगला है यहाँ पर कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि ये ऐसा नहीं होता कि मतलब कि कोई चीज बन गई तो उसी चीज को मतलब ऐसे ही रहेंगे, एनवायरमेंट के हिसाब से ये लोग बदलते रहते हैं। ये रिजिड नहीं होते कि मतलब मुझे तो अगर ये काम करना है तो मैं अपने हिसाब से ही करूंगी, ऐसा नहीं। अगर मुझे लग रहा है कि अगर कोई और पर्सन है कि अगर मैं उसके हिसाब से काम करूं तो ये और ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो मैं उसके हिसाब से ये काम कर लूंगी, तो यानी कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ। अगला है यहाँ पर कि ये जो पर्सन होते हैं अडेप्टेबल टू चेंज होते हैं, यानी कि अगर कोई भी बदलाव आ रहा है तो ये उस बदलाव को इजीली से अपना लेते हैं। और नेक्स्ट है कि इनको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, ये पेशेंट होते हैं। तो ये तो हो गए टाइप ए के। टाइप ए के लोगों की मैंने आपको खासियत बता दी, और यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि टाइप बी के लोग कैसे होते हैं। आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज और बताएंगे कि आप टाइप ए से बिलोंग करते हैं या फिर आप सब टाइप बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। थोड़ा सा इंटरेक्शन होता रहता है ना तो थोड़ा सा मजा आता है, मतलब आप लोगों से जब बातचीत होती है तो अच्छा लगता है, एक रिलेशन सा फील होता है। ठीक है, आज की हम थ्योरीज और पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ चुके हैं। आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना था, क्योंकि अगर ज्यादा थ्योरीज एक ही क्लास में पढ़ लोगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये थ्योरीज जो ऐसी हैं इनमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना है, कोई एक्सपेरिमेंट आपके लिए समझने के लिए नहीं था, इसलिए यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं हमेशा जो हमारा रिचुअल है क्विज टाइम, जहां पर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड करूंगी ताकि मुझे पता चले कि कहीं आपकी नॉलेज में कोई गैप तो नहीं रह गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि एक विपिन नाम का बच्चा है आपकी क्लास में। ठीक है, वो डे ड्रीमर है, यानी कि दिन में ही बहुत सपने देखता है, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, प्लस वो दूसरों से बात करना यानी कि सोशल नहीं है, वो ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, और उसे बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप बताएंगे कि वो कौन सी पर्सनालिटी से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए कि वो इंट्रोवर्ट है, ऑप्शन बी वो एक्सट्रोवर्ट है, ऑप्शन सी वो एम्बीवियर्ट है, या फिर ऑप्शन डी वो एथलेटिक है। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहुमुखी, और एम्बीवियर्ट यानी कि मध्यमुखी। ठीक है, तो आप इनमें से बताएंगे कौन सा सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि साइक्लिक पर्सनैलिटी के बारे में कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बताया था अपनी थ्योरी में। तो सबसे पहला यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है कि जंग ने बताया था, ऑप्शन बी है कि कैटल ने बताया था, ऑप्शन सी है आपके लिए कि इसको क्रैशमर ने बताया था। ठीक है, एंड ऑप्शन डी है आपके लिए कि इसको शेल्डन ने बताया था। ठीक है, आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि टाइप ए और टाइप बी जो थ्योरी थी उसके साइकोलॉजिस्ट कौन है, आप उसका नेम मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एंड आपको अभी मैंने एक थ्योरी के बारे में पढ़ाया था जहां पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में आपको पढ़ाया गया था, और एम्बीवर्ट के बारे में। तो वो कौन से साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो क्वेश्चन 1 में आप बताएंगे कि वो कौन से इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है ये। तीसरे में बताएंगे कि साइक्लिक के बारे में किसने बताया था। इसमें बताएंगे टाइप ए एंड टाइप बी थ्योरी के बारे में किसने बताया था, और यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की थ्योरी के बारे में किसने बताया था। यहाँ पर आप मुझे इन साइकोलॉजिस्ट के नेम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। ठीक है, आज के लिए आपके लिए यही 4 क्वेश्चन इनफ है। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज का, या फिर किसके लिए थोड़ा सा गैप रह गया है।
तो जो गलत होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आपके कमेंट के नीचे ही। तो चलिए बच्चों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करा करो, क्लास को शेयर किया करो और कमेंट किया करो कि आपको आज की क्लास में क्या अच्छा लगा। और ज्यादा से ज्यादा परिवार हमारा बढ़ाने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में, अपने पीयर ग्रुप में शेयर करें हमारे चैनल को। तो चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।